Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, वापी। So student, जैसा कि हमारा चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, जिसके पार्ट 11 में हमने आपको बेसिक यूनिट, बेसिक क्वांटिटीज, डिराइव यूनिट के अबाउट इंफॉर्मेशन दी। एंड देन आफ्टर पार्ट 12 मीन्स आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देन आफ्टर मोल कॉन्सेप्ट एंड छोटे पॉइंट्स बचेंगे जिन पर डिस्कशन के बाद हम चैप्टर 2 चालू करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बट उससे बिफोर मैं आपको इन पॉइंट पर बताएंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या, उनसे रिलेटेड कितने रूल हैं। तो आज के इस पार्ट में इन पॉइंट पर डिस्कशन होगा, जिसमें पहला हमने राइट किया यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऐसे लॉ और भी आगे आप पढ़ोगे, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, जो आगे आपको स्टैंडर्ड 12 मीन चैप्टर 4, 6 एंड अदर सब्जेक्ट बोले तो फिजिक्स में भी आपको इनसे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे। फिलहाल अभी इसके अबाउट यहाँ बताते हैं, जैसे निश्चित किए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट ऑफ ऑल किस साइंटिस्ट ने दिया इसको, तो मैं बता दूं कि दिस लॉ वाज, यहाँ राइट कर दिया है, दिस लॉ प्रपोज बाय, दिस लॉ वाज प्रपोज बाय साइंटिस्ट एंटोनी लैवोजियो इन 1789। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रपोज बाय साइंटिस्ट एंटोनी लैवोजियो। इन्होंने इन कॉन्सेप्ट को कैसे दिया, तो मैंने यहाँ पर राइट किया है कि साइंटिस्ट लैवोजियो नाउ परफॉर्म अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इन प्रोसेस इन विच अ केमिकल combination occurs between the reactant or reactant after chemical combination get converted in product. And after observation उन्होंने फाइंड आउट किया कि कोई वो फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल, क्योंकि प्रोसेस होती है दो टाइप की। इन बोथ काइंड के प्रोसेस में जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है, एक सब्सटेंस दूसरे फेज में आता है, तो देन दैट टाइम उनके मास में कोई चेंज नहीं आता, मतलब उनका मास कांस्टेंट है। लाइक 100 ग्राम आइस को कन्वर्ट करें लिक्विड में, दैट इज द फिजिकल चेंज। तो 100 ग्राम वाटर का भी मास 100 ग्राम होगा, तो मास सेम है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस, वहाँ पर भी इस रूल को देखेंगे हम लोग, क्या ये राइट है और फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या ये पॉइंट्स। तो मैं यहाँ पर राइट करूँगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass, according to law of conservation of mass, mass of substance can neither be created nor be डिस्ट्रॉयड। ना तो किसी रिएक्टेंट के मास को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो नए मास को क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स जो फॉर्मेशन हो चुका है यूनिवर्स में वो कांस्टेंट रहेगा, बट दिस चेंज अकर फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। दैट इज द फाइनल पॉइंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने बताया जैसे लाइक दोनों प्रोसेस के लिए मैं बता दे रहा हूँ। अगर हम बात करें फिजिकल प्रोसेस, दोनों चीज़ को प्रूव कर दे रहे हैं। अगर फिजिकल प्रोसेस की बात करें तो जहाँ पर सिर्फ कंपाउंड का फिजिकल स्टेट बदलता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, अदर कोई नहीं होता, तो मैं उस पॉइंट पर जा रहा हूँ। लाइक सपोज दैट हमने सॉलिड में राइट कर ले लिया किसको, आइस को, और मैं बोलूँ कि 100 ग्राम आइस को मेल्ट करके हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर दिया। तो जब 100 ग्राम आइस को कन्वर्ट करेंगे लिक्विड में ना, फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड,
और जब मेजर करोगे तो इसका भी मास कितना आएगा, फेज बदला बट मास कांस्टेंट है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अदर पॉइंट पे जाएं तो मैं केमिकल से भी एक प्रूफ दे देता हूं। सेकेंड, लाइक on combustion of CH4, on combustion of CH4 produce CO2 प्लस वाटर वेपर। ये केमिकल प्रोसेस होगा। अब इस केमिकल प्रोसेस में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल है या नहीं, उसका प्रूफ देते हैं, तो दैट इज राइट। सो एक क्वेश्चन राइट कर लेते हैं, CH4 plus O2 and now gives CO2 plus H2O, 2H2O हमने राइट किया, या H2O राइट करें तो पहले बैलेंस करेंगे इक्वेशन आपको। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 2H2O। ऑक्सीजन देखो 2 and 2 4 हो गया, तो इधर लाइन इंटू। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम टोटल रिएक्टेंट का मास निकालेंगे एंड प्रोडक्ट का मास निकालेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे। अगर मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल हुआ तो दैट्स क्लियर है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास राइट है। सो स्टूडेंट केयर करेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 × 1 हो गया बेटा 16 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन की बात करूं मैं तो 2 है यहाँ पर, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32 × 2 हो गया कितना 64 ग्राम पर मोल। दोनों के मास को ऐड कर दूं मैं, 6 4 10 हो गया, 6 7 1 7 हो गया 80 ग्राम पर मोल। मतलब टोटल जो रिएक्टेंट इस रिएक्शन में लिया केमिकल चेंज में हमने 80 ग्राम लिया। अब इसको दिखा रहे हैं यहाँ से पॉइंट को, यहाँ पे जाए तो ये कार्बन हो गया। अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन का मास क्या होगा पहले ये फाइंड करेंगे। तो इसको आते हैं कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 2, टोटल हो गया 44 ग्राम पर मोल। और इसको जाएंगे तो 2 × 1 + 16 = 36 ग्राम पर मोल। अब दोनों के मास को हम ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया 80 ग्राम पर मोल। सो ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन में सम ऑफ द मास ऑफ द रिएक्टेंट विल बिकम इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट। सो दैट्स क्लियर है, दैट इज ऑकर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें बताया गया कि मास मीन्स मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। सो नेक्स्ट लॉ आपका है लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन एंड देन आफ्टर उसके बाद पॉइंट आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इसके बाद आएगा लॉ ऑफ गैलो-सैक एंड एवोगैड्रो। सो दैट 5 लॉ हमें इस स्टैंडर्ड 11th में अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो हमें पढ़ने हैं। एंड देन पहले बात करते हैं लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन की। सो दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। बात करें जोसेफ प्राउस्ट की तो इनका पॉइंट क्या था, किस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है कि साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम proportion ऑफ एलिमेंट बाय weight means any compound isolated from nature or prepared in laboratory mass of each element remains same in different compound। अगर हम डिफरेंट कंपाउंड में देखा जाए, सेम कंपाउंड को डिफरेंट प्लेस से हम ला रहे हैं, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। मैं जैसे एग्जांपल एक दिया मैंने क्यूप्रिक कार्बोनेट का। क्यूप्रिक कार्बोनेट कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का एसोसिएटेड फॉर्म है और तीनों एटम एलिमेंट के डिफरेंट रेशियो में मिलकर बना रहे हैं CuCO3। अब इनके परसेंटेज निकाले गए।
जब कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाला गया नेचुरल सैंपल से जो निकाला गया, तो मिला क्या 51.35% कॉपर, 9.74% कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 38.91%। और बाद में जब यही क्यूप्रिक कार्बोनेट को लैब में बनाया गया, सिंथेटिक सैंपल लेबोरेटरी में बनाया गया और वहां जब चेक किया गया तो इनके परसेंटेज मास कैलकुलेट किए गए, देन दैट टाइम स्टूडेंट वही मिले जो नेचुरल सैंपल में थे, मीन्स 51.35%, 9.74% एंड 38.91%, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट आपको इतने समझ में आ गए होंगे पॉइंट कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या बोल रहा है। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन ये बोल रहा है कि कोई भी कंपाउंड जो है उसको लैब में बनाओ या नेचर से आइसोलेट करो, इस जगह से निकाले गए एलिमेंट के जो परसेंटेज होंगे, अगर कंपाउंड वही है, फॉर्मूला वही है, तो उनके मास परसेंटेज भी सेम होंगे। एज एग्जाम्पल मैं एक और पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। इससे रिलेटेड अगर नेचुरल सैंपल की बात करें, हमने वाटर को कंसिडर कर लिया, वाटर है और वाटर के नंबर ऑफ सोर्स है, रिवर वाटर, टैंक वाटर है, पॉन्ड्स वाटर है, लेक वाटर है, सी वाटर है, रेन वाटर है। सो इन सब वाटर में तो हमने दो को कंसिडर कर लिया। एक प्लैटिनम के सरफेस पर हमने क्या किया, H2 और O2 को पास करके वाटर वेपर बना लिया, कंडेंसेशन करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, और एक नेचुरल सैंपल ले लिया, कोई भी है, रिवर वाटर, पॉन्ड्स वाटर, लेक वाटर, सी वाटर, एंड देन जब उनके परसेंटेज मास वहाँ निकाले गए तो हमें एक ही चीज़ क्लियर हो रही है यहाँ पर कि उनके मास परसेंटेज उस सैंपल में, जैसे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें 11.11% ही मिला, तो इनमें भी 11.11% मिला, और इसका मिला आपका यहाँ पर 88.89%। तो सेम पॉइंट यहाँ भी था। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि वाटर को कहीं से आइसोलेट करो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज इन कंपाउंड में ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। सो दिस पॉइंट है आपका क्या, डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, दैट वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट एंटोनी लैवेजियर, मीन्स इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन आफ्टर अगर बात करें तो हम थर्ड पे आ रहे हैं, आप थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अगर स्टूडेंट हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करें तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि अगर हम दो केमिकल कंपाउंड के दो एलिमेंट के एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, तो ये तभी हो सकता है कि दो एटम एलिमेंट के लें और उनसे मिलाएंगे तो एक ही कंपाउंड बनना चाहिए। मोर देन वन कंपाउंड बना रहा है मतलब दोनों के मोल के रेशियो हम बार बार चेंज कर रहे हैं। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट है, किसने दिया, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज डेवलप्ड बाय और गिवन बाय, प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट डाल्टन्स। साइंटिस्ट डाल्टन्स ने दिया इन 1803। कब दिया इन्होंने, इन 1803। कॉन्सेप्ट है क्या, आप इन्होंने जो पॉइंट यहाँ बताया है, if two element can combine to form more than one product, if two atom of element can combine to form more than one product, then that time the mass of one element that combined with the mass of other element with fixed mass, now mass of one element is what, repeated, now multiple, मीन्स एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा तो दूसरे का मल्टीपल होता जाएगा, और जो फिक्स मास है और जो मल्टीपल हो रहा है उनमें एक सिंपल रेशियो होगा, होल नंबर का एक सिंपल रेशियो होगा। ये पॉइंट बताया जा रहे हैं। लाइक एज ए एग्जांपल मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ केमिकल रिएक्शन, मीन्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एज एग्जाम्पल अगर मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को लिया है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि नाइट्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस
या NO2O भी बना सकता है, NO2 भी बना सकता है, N2O3 भी बना सकता है, N2O4 भी बना सकता है, N2O5 भी बना सकता है। मीन्स यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने मर्ज होकर ये नंबर ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस किए हैं। सो स्टूडेंट, अगर ये नंबर ऑफ कंपाउंड प्रोड्यूस किए हैं तो मैं आपको बता दूं कि N2O में जब हम मास देखेंगे ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 ग्राम पर मोल। सेकेंड कंपाउंड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑलमोस्ट फिक्स आ रहा है। एंड देन यहाँ पर जाएंगे हम तो इसको राइट कर रहे हैं यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर आ रहा है 32 ऑक्सीजन का ग्राम पर मोल। इसमें आएंगे तो 1 एटम का 16 का हो गया 48 ग्राम पर मोल। इसमें आएंगे एक ऑक्सीजन एटम का 16 तो 4 का हो गया 64, यहाँ पर 1 का 16 तो 5 का 80 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मास तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, बट मास ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं बार बार क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। क्या रेशियो आ रहा है, 16 देन 32, फिर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं एटम चेंज हो रहे हैं। तो इनका अगर हम रेशियो निकालें सिंपल तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का इन 5 कंपाउंड 1:, अगर मैं राइट करूँ यहाँ पर तो 16:32:48:64:80, मतलब सिंपल रेशियो का 1:2:3:4:5, दैट्स ऑल। दैट इज द इंडिकेट द नंबर ऑफ एटम। सो दैट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मतलब एक यहाँ पर रूल है कि 2 ही एलिमेंट कंबाइन होकर मोर देन 1 प्रोडक्ट बनाए। एज एग्जाम्पल एक और मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट, जिसमें बात करेंगे तो एक और पॉइंट दिखा दे रहे हैं, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बना रहा है H2O एंड H2O2। यहाँ ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम पर मोल है, इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ जा रहा है तो कितना, 32 ग्राम पर मोल। तो रेशियो दोनों के बीच में क्या आ गया, 1:2। मीनिंग यहाँ पर हो गया कि इफ 2 केमिकल कंबाइन हो रहे हैं, मोर देन 1 प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक एलिमेंट का मास अगर फिक्स है तो दूसरे एलिमेंट का मास कंफर्म है, मल्टीपल होगा, तो देन मोर देन 1 कंपाउंड बनेंगे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट लॉ पे आते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड देन यहाँ पर है गैलो-सैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। मतलब इससे क्लियर हो रहा है कि ये लॉ कहीं कहीं एक ऐसे रिएक्शन में एप्लीकेबल है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों किस फेज में है, गैस फेज में। इनका कॉन्सेप्ट है क्या कि दिस लॉ वाज पहले तो गिवन बाय साइंटिस्ट गैलो-सैक इन 1808। साइंटिस्ट गैलो-सैक ने इसको दिया है, इस पर एक्सपेरिमेंट करके, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया 1808 में। देन आफ्टर जो इन्होंने ऑब्जर्व किया उस पॉइंट को यहाँ डिटेक्ट किया है कि ही ऑब्जर्व दैट व्हेन अ गैसेस कंबाइन आर प्रोड्यूस, या तो रिएक्शन में कंबाइन हो रही है या तो प्रोड्यूस हो रही है बाय केमिकल रिएक्शन। इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाय द वॉल्यूम, प्रोवाइड ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीनिंग अगर किसी भी पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट गैसेस हैं जो इन्वॉल्व हो रही हैं या उनके रिएक्शन से जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही हैं, उन रिएक्टेंट के गैस के मोल में सिंपल रेशियो होगा, और प्रोडक्ट के भी देखेंगे तो उनमें सिंपल रेशियो होगा अगर मोर देन 1 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। या समटाइम्स ऐसा भी ऑब्जर्वेशन करेंगे कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस फेज में हैं तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के भी मोल में सिंपल रेशियो आएगा। मीन्स 100 ml ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 50 ml ऑफ O2 टू गिव 100 ml ऑफ वाटर। ये सब वेपर फॉर्म में है, मतलब गैस फॉर्म में है। तो ऑब्जर्वेशन से क्या करें तो 100 ml हमने लिखा, 50 ml रिएक्ट करिए तो दोनों का रेशियो क्या होगा भाई, 100 and 50 का 2:1, 100/50। अगर प्रोडक्ट भी गैस फेज में जो वाटर बन रहा है वो वेपर फॉर्म में है
तो इसको भी 100 ml गैस में कंसिडर करें तो फिर तीनों का रेशियो क्या होगा 100:50:100 मतलब 2:1:2। ये कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं उनके पॉइंट में। जैसे लाइक दूसरा एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूँ N2 + O2 गिव्स ट्वाइस NO, तो क्या रेशियो है 1:1 और प्रोडक्ट का भी ले तो 1:2। मतलब जब भी पार्टिकुलर किसी केमिकल रिएक्शन में गैसेस और जो रिएक्टेंट है वो गैस फेज में, प्रोडक्ट भी गैस फेज में है, तो उनके मोल में सिंपल रेशियो आएगा। तो दैट इज द नंबर ऑफ 4 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एंड नंबर 5 की बात करते हैं, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। इनके अबाउट डिटेल तो हम चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, और यहाँ पर पॉइंट क्या है और वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट जाते हैं। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट एवोगाड्रोस इन 1811। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the equal volume of all gases at same temperature and pressure should be contain equal number of molecules। मीनिंग क्या है इनका? अगर मैं बोलूँ कि गैसें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सबके क्या क्या हमने टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखे, तो इनके मोल भी गैस के क्या होंगे इक्वल मोल होंगे, इक्वल मोल होंगे। मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल ऑफ गैस या मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये कब होगा? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मीन्स इनके रेशियो का दिखा है तो V = Kn या V/N = K। मीन्स यहाँ पर N फॉर मोल्स है जिसको हम मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स मोल इंटू Na एवोगाड्रो नंबर। इस वैल्यू इज व्हाट? Na = 6.0022 × 10⁻23। सो ये रिलेशन अब करा। अगर ये दो डिफरेंट गैस से ले रहे हैं, दोनों के मोल अगर डिफरेंट हो तो इसके लिए दो फार्मूले भी बना सकते हैं हम। V1/N1 = V2/N2। ए गैस 1 के लिए अप्लाई कर दो और ए गैस 2 के लिए अगर इस पर न्यूमेरिकल मिले तो इन पॉइंट्स पर हम जाएंगे। तो ये हो गए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ कंबाइनिंग वेट भी होता है जो जे यूनिट का पोर्शन है, बात करें तो यहाँ 5 लॉ ऑफ हमने पढ़ा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एंड देन लॉ ऑफ गैसेस मीन्स गैलो-सैक्स लॉ, एंड लास्ट हमने पढ़ा यहाँ पर एवोगाड्रोस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट, आफ्टर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जिसमें 5 हमने पढ़ा, देन आफ्टर अब चैप्टर 1 में 2 पॉइंट्स हमारे सबसे बचे। एक है मोल कॉन्सेप्ट जो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, और अभी हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। द रिमेनिंग पॉइंट में साइंटिफिक नोटेशन है जो छोटे छोटे पॉइंट समझाना ही है, एंड देन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो न्यूमेरिकल बचे हैं। सो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की बात करें तो पॉइंट्स यहाँ पर है मैटर और एटम को लेकर। अगर हम एंशिएंट टाइम जाए तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने अपने अपने कह सकते कि हाइपोथेसिस दी, अपने ओपिनियन रखी, और उन्होंने एक मैटर कैसे बनता है, इसके सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, उस पर बहुत नंबर कह सकते नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए, और अपने अपने रिजल्ट को उन्होंने साइंटिस्ट मतलब कंट्री में रखा, वर्ल्ड में रखा सबके सामने। मोस्ट ऑफ फेल हो गए, मोस्ट ऑफ सक्सेस भी हुए। उन्हीं सक्सेस में बात करें तो एक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब साइंटिस्ट डाल्टन्स का सबसे बेस्ट पॉइंट रहा, उनके जो भी कॉन्सेप्ट रहे, जो उन्होंने बताया, जो उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे सबके सामने, कहीं न कहीं चीज़ें क्लियर थी और कहीं न कहीं सेटिस्फाई कर रही थी हर एक को केमिकल कंपाउंड और मैटर जो बने होते हैं। और साइंटिस्ट डाल्टन ने ही टर्म जो है एटम्स को दिया, और उनके अकॉर्डिंग ये पॉइंट था कि एटम हर मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है जो इनडिविजिबल है, मीन्स वो डिवाइड नहीं हो सकता, और इस एटम को उन्होंने वर्ड दिया था फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द मैटर। बट स्टूडेंट, ये चीज़ें 1808 तक ही एप्लीकेबल थी। मैं बता दूं 1897
साइंटिस्ट सर्जेस थॉमसन, जिनको क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन, चैडविक, इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद ये चीज़ें क्लियर हो गई कि एटम मैटर का छोटा पार्ट नहीं है, उससे भी छोटे पार्ट नेचर में है। बट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो रहेगा पढ़ने का वो रहेगा 1808 तक, न कि 1808 के बाद का। 1808 के बाद की बात करेंगे हम चैप्टर 2 के स्टार्टिंग में। सो देन स्टूडेंट पढ़ते इन पॉइंट्स को क्या क्या थे। कुछ इनके पॉइंट तो नो डाउट आज भी एप्लीकेबल हैं और राइट हैं। सिर्फ एक ही पॉइंट इनका यहाँ गया, वो है कि एटम छोटा सबसे पार्टिकल है नेचर में मैटर का, ये रॉन्ग है। तो क्या क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए अपने। पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, व्हाट इज इंडिविजुअल पार्टिकल। नाउ दिस इंडिविजुअल पार्टिकल का नेम क्या रखा इन्होंने, एटम। सो दिस इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम। इन्होंने इस इंडिविजुअल पार्टिकल का नेम रखा एटम, और ये बताया कि एटम उस समय उन्होंने ग्रीक वर्ड में एटोमियोस लिया था। एटोमियोस का मीनिंग होता है इंडिविजुअल। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि इसका मीनिंग इंडिविजुअल क्यों है, क्या पॉइंट रखा गया है। तो हर एक मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। देन आफ्टर पॉइंट पे जाएं तो सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि ऑल एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज द एटम ऑफ अ डेफिनाइट एलिमेंट आर सेम। क्योंकि एक एलिमेंट सेम काइंड के एटम से बना। जब हम एलिमेंट के डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ मेंशन किया गया है कि द सब्सटेंस विच कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। तो दैट्स क्लियर है, एक एलिमेंट के सारे एटम क्या होंगे, सेम होंगे, सेम साइज के होंगे, सेम उनकी प्रॉपर्टीज होगी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर हमें मिलेगा अगला पॉइंट है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। दैट्स राइट। अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हाइड्रोजन का एटम H है जिसका मास 1 है। ऑक्सीजन की बात करें तो इसका एटम O है जिसका मास 16 है। हाइड्रोजन इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 8 है। तो दैट्स क्लियर है, इनके एटॉमिक साइज भी डिफरेंट है, इनका केमिकल नेचर भी डिफरेंट है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इनका मेटालिक नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी डिफरेंट है। तो दैट्स क्लियर है कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट और क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लाइक एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम मास इसका 23 है, राइट, और एटॉमिक नंबर 11 है। तो दैट्स क्लियर है, ये तीनों एलिमेंट जो है डायटोमिक या मोनोटॉमिक फेज में, इनके एटम जो हैं इनके नेचर डिफरेंट हैं। तो एक एलिमेंट के सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं। दैट इज द रियल कॉन्सेप्ट है। आपको ये आज भी एप्लीकेबल है जो डाल्टन्स ने अपने थ्योरी में दिया पॉइंट्स को। आगे बात करते हैं, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एलिमेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। मतलब एक कंपाउंड तभी फॉर्म होता है जब एटम केमिकली कंबाइन होते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट, एटम वो पार्टिकल है मैटर का जो कभी फ्री स्टेट में नहीं रह सकता एक्सेप्ट इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इन एलिमेंट को छोड़ दें 6 एलिमेंट के, क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल्ड है, ऐसे केस में ये फ्री स्टेट में रह सकते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में अदर एलिमेंट को देखें तो बाकी कोई फ्री नहीं रह सकता, क्योंकि उनके ऑक्टेट मींस लास्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, फुलफिल्ड नहीं है। तो फुलफिल होने के लिए वो किसी न किसी से कंबाइन होते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसी से लेते हैं। दैट्स ऑल। सो कंपाउंड कैसे बनता है, एटम के सिंपल रेशियो में, लाइक H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब इसमें H प्लस H दो एटम मिलकर H2 बनाया, और ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर क्या बना रहे हैं, O2 बना रहे हैं, और इनका सिंपल रेशियो हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ द अबाउट द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम बात करें तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नाउ फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट है। लाइक हमने H2 का दिखाया यहाँ पर एग्जांपल, हाफ O2 हमारा 2/2 कैंसिल हो गया, तो हमारा फॉर्म हो गया H2। इस पर अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आज ही हम लोगों ने पढ़ा, पहली हेडिंग है, अगर उसको अप्लाई करें स्टूडेंट तो 2 × 1 = 2। ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो एक एटम का हो गया मास 16 एंड 16 2 हो गया 18 ग्राम पर मोल। एंड वाटर की बात करें तो 2 × 1 + 16 = हो गया 18 ग्राम पर मोल।
दैट्स इंडिकेट कि यहाँ पर जो एटम एलिमेंट के मॉलिक्यूल कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और प्रोडक्ट जब बन रहा है तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के मास कैसे हैं, सेम है। सो ये दैट्स क्लियर कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग डाल्टन्स लॉ होता है, उसको फॉलो करता है। सो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की, तो वहाँ पर हमें मोल कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक जो मैंने छोड़ के रखा कि रिलैक्स मोड में आपको उसको पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आगे 12th में नंबर ऑफ लेसन में बार बार उनके टर्म्स यूज होंगे, और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर 1 का। तो अब तक हम लोगों ने जो इन पॉइंट पे पढ़ा है, जो पॉइंट्स हमने किया है, हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो एटलीस्ट 1 और 2 हेडिंग है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लास्ट लेक्चर, एंड देन आफ्टर एक्सरसाइज में बच्चे हुए न्यूमेरिकल करेंगे। सो इसी के साथ स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।